हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहां पर आप मेरे बारे में देख सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, यूपी पीसीएस की जो फुल टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है यूपीएससी हिंदी द्वारा, उसका फुल टेस्ट फोर आज हम लोग को डिस्कशन करना है। इसके 75 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर दिए थे, जिसको कि प्राइवेट कर दिया गया होगा, नहीं किया गया होगा तो उसको कर दिया जाएगा, क्योंकि ये केवल दोस्तों पेड जो हम लोग का ग्रुप जिन लोग ने ज्वाइन किया था उन्हीं के लिए है। तो जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं उन लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि 1 घंटे के अंदर इसको देख के समाप्त कर दें, क्योंकि ये बेसिकली स्ट्रीमिंग के बाद जो स्ट्रीम हो रहा है उसके 1 घंटे के बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। केवल उन लोग के लिए ओपन रखा जाएगा जिन लोग ने पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। तो ठीक है, और पीडीएफ इसका ऑलरेडी हम लोग के चैनल पे मिल गया होगा जो पेड टेस्ट सीरीज ग्रुप है। और दोस्तों बेसिकली देखिए, जो एरर्स कुछ क्वेश्चंस के आंसर की में रह गई थी, हम लोग का प्रयास यही है कि जब अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो हम लोग इसको एरर को कंप्लीट करते हुए चलें। तो आप देखेंगे हम लोग ने 75 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन कर दिए थे। आज मैं यही प्रयास करूँगा कि 110 तक इसको हम लोग कर लेंगे और एक वीडियो और में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे बगल में मैं मॉडल आंसर ओपन भी कर ले रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो यहाँ पर, है ना। तो मैं उसको बगल में ओपन भी कर ले रहा हूँ। और ये तरीका सही है, ठीक है, ये तरीका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप देखोगे ये बगल में आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन भी दिखाई देगा और मॉडल आंसर भी आप लोग को दिखाई देगा प्रॉपर सही तरीके से। तो ये साइज में हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अच्छा देखिए, आज का जो सेक्शन है बेसिकली वो है, आप देखोगे मेनली सेक्शन साइंस एंड टेक का है, ठीक है, साइंस एंड टेक का है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट टाइम लूँगा, क्योंकि मैं बता दूं अपने बारे में, मेरे 2 बार यूपी पीसीएस में 112 प्लस क्वेश्चन सही हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा 112 प्लस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टॉप नंबर है, लेकिन सीधी बात है बहुत ईजिली कट ऑफ क्लियर हो रहा है, क्योंकि 112 प्लस सही करने का ये मतलब है आपके 38 गलत, और 38 गलत का मतलब 13 क्वेश्चन रहा, यानी 99। लगभग आप मान के चलो लगभग 100 क्वेश्चन नेट सही हो रहे हैं। और 100 क्वेश्चन नेट सही होना मतलब आराम से कट ऑफ क्लियर है, इससे ज़्यादा कभी कट ऑफ जाएगा नहीं, चाहे कितना भी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं 1-2 चीज़ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यूपी पीसीएस के ये जो साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक वाले, ये हर बार रिपीट होते हैं, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहली बात तो देखो, इसका कुछ जो मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो मुझे समझ में है कि ये रिपीटेड हो रहे हैं हर बार। अच्छा, अब रिपीटेड का ये मतलब, अभी कई लोग रोना शुरू कर देंगे, नहीं सर इस बार एकदम रिपीट नहीं हुआ था। देखिए रिपीट हो रहा है, ऑप्शन से 1-2 रिपीट हो रहे हैं, है ना। मतलब अगर आपने मेरे कहने का ये मतलब, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है साइंस एंड टेक का, तो जो नए वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उसके ऑप्शंस आराम से एलिमिनेट होकर आप आराम से उसको कर लोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन्स के बारे में, ठीक है, विटामिन्स के बारे में हर बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपने अगर एक बार किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया, विटामिन ए बी सी डी का नाम अगर देख लिया आपने, है ना, जैसे हम लोग ने फॉर्मूला देखा होगा, मैं बाद में अभी दिखाऊंगा भी, रथ एक टॉफी, अगर आपने एक बार इसको बना लिया है ना, तो आपका क्या होगा, ये कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, है ना, ये क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। तो ये जो तरीका है बेसिकली, ये दोस्तों हम लोग को फॉलो करना है आज के साइंस एंड टेक में, कि हम लोग रटते हुए चलेंगे मैक्सिमम चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाने वाली नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी क्वेश्चन जैसे रैंडम उठा लें अगर हम लोग, और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, तो अपने आप में सारे क्वेश्चन एक टॉपिक है, ठीक है। तो अपने आप में सारे क्वेश्चन 1-1 घंटे का डिस्कशन डिमांड करते हैं, जितना हम लोग के पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसमें रटने का प्रयास ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो साइंस एंड टेक की अप्रोच दूसरी क्या रहेगी, रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप रटिए, ठीक है, रटने पर एकदम जोर दीजिए, ज़बरदस्त तरीके से इसको रटिए। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग अगर रट डालेंगे या पेपर रट डालेंगे तो आपके साइंस एंड टेक के एक भी क्वेश्चन जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं खुद भी यही करता हूँ। मतलब देखिए, इनके साइंस एंड टेक में जो मुझे तीसरी बात ऐड करनी है, इनके साइंस एंड टेक में बहुत ऊटपटांग आता है। मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और यूपी पीसीएस का पेपर देख रहे हो, तो यूपी पीसीएस का पेपर एकदम ये मान लो नॉर्थ पोल पूछ रहा है, तो यूपीएससी वाले एकदम साउथ पोल पूछते हैं, ठीक है। ये जो यूपीएससी वाले वो पूछते हैं जो करंट में न्यूज़ में है ना, जैसे वेरी लार्ज टेलीस्कोप ये पूछेंगे यूपीएससी वाले, या क्वासर क्या है ये पूछेंगे। और ई लोग का पूछेंगे यूपी पीसीएस वाले, ये पूछेंगे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसका कुछ और सोल्यूशन नहीं है, इसका यही सोल्यूशन है कि टेस्ट सीरीज में जैसे क्वेश्चंस आए हैं उसको आंख बंद करके रट डालिए, ठीक है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है साइंस एंड टेक का,
कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको रटिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं 76वें नंबर क्वेश्चन से और देखते जाइएगा साथ साथ में। बोला कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड के सामने दिया कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है बेसिकली AgBr है ना, AgBr आप देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड मुख्यतः यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मटेरियल होता है ये, तो हम लोग यूज़ मतलब फोटो के प्रति, फोटो का प्रति, प्रकाश के प्रति बहुत ही सेंसिटिव मटेरियल होता है। फोटोन बेसिकली में प्रकाश को बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं किसके लिए, फोटो खींचने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है, न कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहला ही जो मैच दो कॉलम है वही गलत है ना। अब हम लोग को क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को करना ये है, अब यहाँ पर समझिएगा बात, केवल ये आंसर देख के कि सिल्वर ब्रोमाइड है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण ऐसे नहीं बढ़ जाना है। ध्यान ये रखना है, आप लोगों को ये भी याद करना है कि सिल्वर आयोडाइड का यूज़ क्या होता है, AgI का यूज़ क्या होता है, कृत्रिम वर्षा। बेसिकली ये छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इनको बादलों में छिड़क देते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक जल सीकर यानी एक साइट उपलब्ध करा देते हैं पानी के जमने के लिए, और इसी से क्या होता है, जल की बूंदें भारी हो जाती हैं और कृत्रिम वर्षा हो जाती है। तो बेसिकली ये कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराते हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट से गठिया का उपचार होता है। दूधिया मैग्नीशिया मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या है, एंटी एसिड है, मतलब प्रति अम्ल है, पेट में दर्द कम कर देता है। ठीक है, तो प्रति अम्ल है। आप लोगों को ये तीनों याद कर लेना। अब देखो जो, अब मैं यहीं से आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आगे हम लोग को इतना लंबा डिस्कशन करने का जरूरत नहीं रहेगा, यहीं से इस बात को समझिए। अगला जो यूपीपीसीएस क्वेश्चन बनाएगा पता है क्या करेगा, एक सिल्वर आयोडाइड दे देगा, एक दूधिया मैग्नीशिया दे देगा, दो ठो नया दे देगा। मान लो जो भी XYZ, मान लो यह X मान लो, ये Y मान लो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, तो PQ नया दे दिया, XY सेम दे दिया। आपको क्या करना है, यही पहचानना है, आपको XY पहचानना है, आपका PQ वाला आंसर अपने आप से दिमाग में क्लिक कर जाएगा। जैसे मान लो मैथ्स दो कॉलम दिया, आपने एक पहचाना, यूपीपीसीएस में क्या होता है, मैथ्स दो कॉलम में एक पहचान लोगे, आपका मैथ्स दो कॉलम भिड़ जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली एक हम लोग को फाइंड आउट करना होता है मैथ्स दो कॉलम में, मैक्सिमम 2, इतना फाइंड आउट कर लीजिए आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड इसका आंसर है, क्या होगा, फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। अच्छा दोस्तों, जो हम लोग की रिवीजन क्लासेस चल रही है बेसिकली, है ना, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जो रिवीजन क्लासेस यूपीएससी हिंदी की चल रही है वो अभी भूर सिंह मीणा सर यूपीएससी तक यानी 10 अक्टूबर तक वो लेंगे। ठीक है, 10 अक्टूबर तक वो सारे कोर्सेज कंप्लीट कराएंगे। 10 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर से मैं, जो कि आपको पता है कि मैं खुद चयनित हूँ यूपीपीसीएस 2020 में, तो मैं, रमन सर, सत्यप्रकाश सर, हम लोग मिलके ये जो यूपी स्पेशल का उसमें जो चीज़ें हैं, जैसे यही सब कि साइंस एंड टेक में क्या याद कर लें, है ना, इन्वायरमेंट में क्या याद कर लें, तो हम लोग ये सारी चीज़ें वहाँ पे कराएंगे आगे। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग आगे कराएंगे। जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो लोग बेसिकली आप मतलब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 88, ये नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 88 40 75 19 12। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं जिन लोगों को ज्वाइन करना है। अगला हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्नलिखित समितियों को क्या करना है, क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करना है। तो देखो, नायक समिति, आबिद हुसैन समिति, एस्क्वाली। अब देखो इनकी सिफारिशें क्या क्या थी, ये बेसिकली क्रेडिट फ्लो कैसा हो रहा है। ये जो एस्क्वाली समिति है ये इसके लिए बनी थी कि जो MSME हैं वो कैसे कर्जे से ग्रस्त हैं या क्या समस्या है उसको कैसे समाधान किया जाए। तो हम लोग को देखो, अब ये वाले क्वेश्चन पता है, ये वाले क्वेश्चन मतलब बिल्कुल ही बाउंसर होते हैं, मतलब भगवान भरोसे लगाने होते हैं, मतलब इसका कुछ कर ही नहीं सकते आप, इसको याद नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इसमें हुआ भी ये कि यूपीपीसीएस 2019 में प्रश्न आया था। ठीक है, तो ये इन्होंने आंसर गलत दिया था। आयोग ने उत्तर बी माना था, उत्तर बी का मतलब है 1 2 4 3, है ना। आयोग ने माना था कि नायक समिति पहले बनी थी, आबिद हुसैन समिति इसके बाद बनी थी। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, अगर गूगल सर्च करके आप इनके टाइम देखोगे तो नायक समिति 1991 में बन गई थी। ठीक है, आबिद हुसैन समिति बनी थी 1995 में। ठीक है, SS कॉली समिति 2000, यानी ऑर्डर होना चाहिए आपका 1। ठीक है, आबिद हुसैन 2, और ये आपका हो गया SS कॉली हो गया 3। ठीक, करवे समिति हो गया। अब करवे समिति देखो, इधर करवे समिति और आबिद हुसैन समिति एकदम मैच कर रहा है ना। तो क्या कर लोगे आप, मतलब कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन बाउंसर ही हैं, इनको जाने देना चाहिए, इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ सोच समझ के अगर टिक लगा दो तो कोई समस्या भी नहीं है, मतलब ये आप लोग इसको देख सकते हो। जैसे मैंने पता है इसको एग्जाम में क्या किया था, मतलब बहुत ही ब्लंडर तुक्का मारा था। आप कहोगे कि यार क्या मजाक कर रहे हो, है ना। मैंने कैसे इसको किया था, पहली बात तो मेरा ये आंसर ही गलत था।
ठीक है, ये मेरा आंसर ही गलत था। मैंने बेसिकली ऐसे ही कहा था कि कर्वे समिति। अब मुझे ऐसे पता था कि कर्वे एक बहुत पुराने समाज सुधारक थे, तो मैंने इसको जबरदस्ती सबसे प्राचीन मान लिया। तो मैंने प्राचीन मान लिया, तो मैंने डी आंसर टिक कर दिया कि कर्वे सबसे पहले आए होंगे, है ना। अब देखो मैंने एकदम ब्लंडर, मतलब मैंने डी मारा था, मेरा गलत भी हुआ, मैं फिर भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जाम में डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे 112 सही करने, 110 सही करने हैं, बाकी 38 ठो गलत भी तो करने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं उसके लिए रखता हूँ जो गलत करने के लिए। अब देखिए, एक मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे बगल में मॉडल आंसर खुला हुआ है, मैं आंसर आपके सामने बता बता के चल जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो रियल एक्सपीरियंस मैं फेस करता हूँ वो चीज़ें जानना आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इस पेपर के माध्यम से। ठीक है, ये डिस्कशन बहुत अच्छा हो जाएगा ताकि आप लोग एग्जैक्टली पेपर की फील ले पाए, है ना। नहीं तो ये तो आपको यूट्यूब पे बहुत जगह मिल जाएगा कि क्वेश्चन आंसर दादा नानी वीडियो कितने हैं भाई, सीधे ऐसे आते हैं बताते हैं कि हाँ इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी होगा, है ना। ये जो एक्सपीरियंस है कि एग्जाम में कैसे मैनेज भी करना है, ये भी हम लोग साथ साथ में देखते चलेंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा होगा। अगला बोला थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। तो देखो सीधी बात है, आप देखोगे कोई भी थर्मल फ्लास्क है तो थर्मल फ्लास्क मान लो क्या होता है, आपको पता होगा इंसुलेटेड मटेरियल होता है अंदर, है ना, इंसुलेटेड मटेरियल होता है। अब इंसुलेटेड मटेरियल, अच्छा मान लो कोई भी पानी है, पानी मान लो आपने रखा जग में और वो जग था स्टील का, तो स्टील का जो जग था वो पानी कैसे कैसे हीट लॉस कर रहा था, कंडक्शन के थ्रू लॉस कर रहा था ना भाई। ये जग में चिपका हुआ था और जग बाद में वातावरण में चला जा रहा था, तो ये जग बेसिकली ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट दे रहे थे जग वाले मॉलिक्यूल्स को, और जग वाले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अंदर ही अंदर कंडक्ट कराते हुए बाहर निकाल दे रहे थे। तो कंडक्शन, फिर आप देखोगे रेडिएशन भी होता था, बहुत ज़्यादा जो हीट होती है तो आप देखोगे ऐसे पतली 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 भाप की तरह से निकलती है, रेडिएशन भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली कन्वेक्शन मतलब ये जल मॉलिक्यूल आपस में घूम रहे थे, एक दूसरे से कन्वर्ट कर रहे थे ऊपर नीचे। तो आप देखोगे जल के मॉलिक्यूल हर तरह से हीट लॉस कर रहे थे, है ना, हर तरह से हीट लॉस कर रहे थे। अब बेसिकली जब थर्मल फ्लास्क में रख देते हैं तो ये सारे हीट लॉस कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, बेसिकली जीरो तो नहीं होते, है ना, क्योंकि 24 घंटे बाद तो लॉस हो ही जाता है लगभग, लेकिन मान के चलो लगभग लंबे समय तक ये हर तरीके से भाई कोई भी तरीके से अगर उष्मा की हानि होगी, है ना, तो सीधी बात है पानी ठंडा नहीं रहेगा या गर्म नहीं रहेगा, तो सीधी बात है तो उष्मा की हानि दोनों ए और बी यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हर तरीके से नहीं निकलेगा। अगला है 79वां प्रश्न, कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। तो शाकनाशक मतलब होता है हर्बिसाइड। ठीक है, तो आप देखोगे सोडियम क्लोरेट को यूज करते हैं हम लोग हर्बिसाइड की तरह से, यहाँ पे देखो लिखा भी है ना, सोडियम क्लोरेट इज नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। ठीक है, कंसिडर्ड फाइटोटॉक्सिक टू ऑल ग्रीन प्लांट पार्ट्स। ठीक है, तो ये फाइटोटॉक्सिक होता है हर ग्रीन प्लांट पार्ट के लिए। ठीक है, इसे स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह से यूज करते हैं जो कि सीरियस पेरिनियल वीड्स के लिए, यानी जो अर्धवार्षिक वीड होते हैं, है ना, तो उसके लिए आप देखोगे इसको यूज करते हैं वीड के लिए बेसिकली। तो जैसे मॉर्निंग ग्लोरी, कनाडा थिसल, जॉनसन ग्रास, है ना, तो इसको आप देखोगे ये बेसिकली सोडियम क्लोरेट होता है। ठीक है, सोडियम क्लोरेट होता है शाकनाशक यानी हर्बिसाइड। अब एक चीज और देखो, जैसे अब इस यूपीपीसीएस में क्या क्वेश्चन बना देगा, मॉर्निंग ग्लोरी, कनाडा थिसल एंड जॉनसन ग्रास, ये क्या है, तो ये क्या है भैया, वीड है। ठीक है, वीड मतलब खरपतवार, सिंपल सी बात है ना, वीड मतलब खरपतवार, तो यही बात हो गई। अगला बोल रहा है कि 80वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो अलवणीकरण समुद्री जल का ही करेंगे, सही बात है। प्रतिलोम प्रसारण मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, आप देखोगे वाटर में ही होता है ना, आरओ यूज करते हो, आरओ यूवी फिल्टर यूज करते हो ना। विकृतीकरण प्रोटीन का, पाश्चुरीकरण चाय का। तो देखोगे आप पाश्चुरीकरण, लुई पाश्चर आपने नाम सुना होगा, एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे पाश्चुरीकरण बना। ये बेसिकली दूध को सही करने की प्रक्रिया है। ठीक है, दूध को आप कह सकते हो लंबे समय तक प्रिजर्व करना है तो पाश्चुराइज हम लोग करते हैं, मिल्क को पाश्चुराइज करते हैं, न कि चाय को। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चाय को पाश्चुराइज नहीं करते। ठीक है, कहाँ पे, 80वां प्रश्न, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है। पाश्चुरीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग लुई पाश्चर ने किया था। इसके तहत दूध या अन्य द्रव्य पदार्थों को एक निश्चित समय व निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है, जिससे सभी प्रकार के रोगाणु इसमें नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली आप देखोगे आजकल जो ओवन आते हैं ना, माइक्रोवेव ओवन, उसमें पाश्चुराइजेशन ही होता है। एक डिब्बा होता है, उसको रखो, पाश्चुराइजेशन क्लिक कर दो और वो क्या करता है, दूध को पाश्चुराइज कर देता है, सभी प्रकार के रोगाणु को नष्ट कर देता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 81वां, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है ना। इसका मैंने क्वेश्चन आया था, मैंने फिनॉल एंड फ्लेवोनाइड आंख बंद करके टिक कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली फ्लेवोनाइड और फिनॉल ये क्या होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी है, तुलसी के पौधे का फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के
उपस्थिति के कारण है। तुलसी के पौधे का वानस्पतिक नाम ओसीमम सैक्टम है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं जो अपने एंटीऑक्सीडेंट तथा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण मानव शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आप एक दो चीज़ें यहाँ पर देखो, क्या क्या काम की चीज़ें यहाँ पर। तुलसी का जो पौधा है, एक तो वो भी आते थे ना, तुलसी सांस भी कभी बहू थी, हाँ वही तुलसी। अरे हमारी स्मृति ईरानी मंत्री साहिबा वही तो थी शायद, तुलसी है ना। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सही बोल रहा हूँ क्या, है ना। अब देखो इधर फिनोलेमन फ्लेवोनाइड जो है वो तुलसी के पौधे का औषधि महत्व होता है। मतलब इन्हीं के कारण तुलसी के पौधे का औषधि महत्व होता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट, आपने चाय में कई बार सुना होगा ना, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से युक्त होता है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। विभिन्न रोगों को सुरक्षा देता है। यहाँ पर एक चीज जो आपको और ध्यान में, ओसीमम सेक्टम, ये नाम याद रख लीजिए, हो सकता है मैच दो कॉलम दे दे, ओसीमम सेक्टम सामने दे तुलसी, तो गलत नहीं करना है, ओसीमम सेक्टम याद रखना है। ठीक है, 82वां प्रश्न देखते हैं, किस जीव का रक्त सफेद होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका घरेलू खटमल, नहीं सॉरी तिलचट्टा। इसका आंसर होगा तिलचट्टा। क्यों? क्योंकि इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, देखो लिखा है, इसीलिए रक्त सफेद होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, लेकिन इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं था। मैंने पता है क्या किया था, मैंने इसका आंसर मच्छर मारा था एग्जाम में। अब सोचो, मतलब आप सोचो कितना ब्लंडर किया था। 2019 के ये पेपर का क्वेश्चन है, मैंने वहाँ पे मारा था मच्छर। अब मैंने सोचा यार रात में जब हम लोग जैसे मतलब मच्छर काटे रात में, अब उनको मार दो, दीवार पे चिपका दो, तो वो लाल लाल कर देते हैं दीवार, मतलब मैं तुरंत मार देता हूँ। रात में सोते मेरी नींद एकदम डिस्टर्ब, मैं भाई इस मामले में जीव हत्या कर देता हूँ तत्काल। तो मैंने मारा, अब ये लाल लाल छप गई दीवार पे, ऐसे ऐसे अपना पूरा पंजा पंजा बना दिए। अब ससुरा पता चलता है कि मैंने कहा कि यार ये जो होते हैं ये हमारा खून चूसते हैं, इस वजह से लाल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली मच्छर जो लाल कलर है वो हमारा खून है। जब ताजे ताजे मच्छर को मार दो, जैसे आप देखोगे यार, मुझे बताओ मतलब ऐसा कैसे गलत होता है ना, जब आप कोई ताजे मच्छर को मार देते होगे तो वो खून नहीं निकालता है, या फिर सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ क्रीम क्रीम सा निकलता होगा, जो लोग मारते होंगे मच्छर, पता चलता होगा। तो यार मैंने ये आंसर मारा था एग्जाम में, मैंने रियल लाइफ की फीलिंग से मारा था कि ये डी आंसर है, लेकिन इसका सही आंसर है तिलचट्टा। ठीक है, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अब देखो ये क्वेश्चन सीधे रिपीट करेगा, मतलब श्योर है कि ये रिपीट करेगा, इस साल नहीं तो अगले साल, है ना, तो रिपीट करेगा, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं यूपीपीसीएस वालों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये याद रख लीजिए, सीधे सीधे याद रखना है। अगला बोला है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की। अब देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, इन चीज़ों के बारे में यार मुझे डिटेल नहीं आता है। डिटेल नहीं आने का मतलब मेरा बायोटेक्नोलॉजी, ये जो बायोलॉजी वाला विषय है एकदम जीरो है, लेकिन चूंकि आप लोगों को बताना है तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ रहा हूँ। लेकिन यार फिर भी वही बात है कि इसमें आपको रटना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं झूठ बोल दूँ कि नहीं यार मेरा बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो मैं फेंकूंगा। सीधे याद रखिए इसका आंसर, और कुछ हम लोग कर नहीं सकते। अग्नाशय में बेसिकली दोनों तरह की अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों ग्रंथियां पाई जाती हैं। आप यहाँ पर देखिए, जो अंतःस्रावी भाग होता है उसको लैंगरहेंस की दीपिकाएं बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लैंगरहेंस की दीपिकाएं शरीर के किस अंग से संबंधित हैं। ठीक है, तो 4-5 ऑप्शन दे देगा, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, मुंह, ऐसे दे देगा। तो ध्यान में रखना है, लैंगरहेंस की दीपिकाएं किससे संबंधित है, अग्नाशय से संबंधित है। वो दीपिका पादुकोण वाली दीपिकाएं नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो द्वीपिकाएं हैं, ठीक है, द्वीपिकाएं लैंगरहेंस की। इससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमित करता है। बहिस्रावी भाग द्वारा अग्नाशयी रस का स्त्राव होता है जो भोजन के पाचन में भाग लेता है। तो देखो बेसिकली ये कह रहा है कि अग्नाशय है जो, है ना, अब मुझे पता नहीं कैसा बनता है, इसमें एक इंटरनल फ्लो हो रहा है। इंटरनल क्या फ्लो हो रहा है, इंसुलिन, किसमें से, लैंगरहेंस की दीपिकाएं से। अभी देखिएगा 2-4 मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ कैसे इन चीज़ों का यूज़ करते हैं हम लोग, समझिएगा। और जो बाहर निकल रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, अग्नाशयी रस। ठीक है, पैंक्रियास जूस बोलते हैं क्या सर, बाइल जूस क्या बोलते हैं, पर कमेंट सेक्शन में बताओ, जो भी है होता है। तो ये बेसिकली आप देखोगे कि अग्नाशय रस निकलता है, और अग्नाशय रस क्या करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, क्वेश्चन क्या बन सकता है ऐसा सीधे कि इनमें से किसके माध्यम से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो किससे निकलता है, लैंगरहेंस की दीपिकाओं से, ये भी दिमाग में रखना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मतलब आप लोग इस तरह का क्वेश्चन कर लेना, अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों पर। अब ये पता है, ये मैं पढ़ के गया था। क्यों पढ़ के गया था, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एग्जैक्ट यही आया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ने यही कोशिश ही की है कि आपसे प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए जाए, क्योंकि ये वाली चीज़ें रिपीट ही होती है। मतलब इसके लिए आप नया नहीं बना देंगे हम लोग, है ना, कि अब यहाँ पे पूछा तो हम लोग पूछ लें क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यही सब पूछेगा। अभी घूम फिर के हाइपोथैलेमस भी आ जाएगा। तो मानव शरीर की जितनी ग्रंथियां, सबका काम एक एक तो पूछ लेगा। हर पेपर में हम लोग ने पूछ ही लिया है लगभग मिलजुला के। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं बन सकता है क्वेश्चन। अगला बोला कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पर देखो, बाल अब होता हुआ केराटीन प्रोटीन होता है। बेसिकली ये सारे जो होते हैं ना, खुर,
रेशम, ये सब केराटीन नामक प्रोटीन, मैक्सिमम इसमें केराटीन प्रोटीन होता है, और भी कई तरह के अलग अलग होते होंगे। बालों में केराटीन की कमी से ही बाल झड़ते हैं अपने, मुझे ऐसे याद था। तो कपास बेसिकली आप देखोगे प्रोटीन नहीं है, कपास क्या है, सेल्यूलोज है, ठीक है। कपास प्रोटीन नहीं है बल्कि ये सेल्यूलोज से निर्मित होता है ना। सेल्यूलोज क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H10O5 × N, इनका N का मतलब ये पूरी ऐसी चेन बनी हुई है, C6H5 ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे पूरी चेन बनी हुई है, सेल्यूलोज मतलब पॉलीमर है, ठीक है। यह पॉलीसैकेराइड है जिससे एक प्रकार का अणु लगातार जुड़ने से, वही मैंने कहा लगातार जुड़ के हजारों अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। तो कपास के रेशों का 90% हिस्सा सेल्यूलोज होता है, ठीक है। तो कपास सेल्यूलोज होता है। इस बार पूछा कि कौन सा प्रोटीन नहीं है, हो सकता है अगली बार पूछ दे कि इसमें से कौन सा सेल्यूलोज और ग्लूकोज नहीं है, तो क्या करेगा, एक कपास दे देगा, एक बाल दे देगा, बाकी दे देगा एक तो चीनी, एक दे देगा एस्पार्टेम, और बोलेगा इसमें से क्या क्या सेल्यूलोज और ग्लूकोज नहीं है, एस्पार्टेम। तो ध्यान रखना, चीनी, एस्पार्टेम, कपास, ये सब सेल्यूलोज ग्लूकोज हैं, जबकि बाल प्रोटीन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बस चेंज करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो मतलब बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आपको ये चीज़ें याद है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर याद करके जाओ। एग्जाम के 50% पार्ट में तो आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस फील करोगे, मतलब 50% तो आपका यूँ हो जाएगा, बाकी 50% करंट अफेयर्स, यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज, रिवीजन क्लासेस, PT 365 की क्लासेस करवाइए, हो जाएगा। तो ये हो गया 84। 85वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 85वां क्वेश्चन कह रहा है भैया मैथ्स दो कॉलम कराओ। तो आप यहाँ पर देखोगे केवलार आपको पता होगा यार, इससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं, मतलब सिंपल सी बात है। तो केवलार क्या होगा, एक संश्लेषित रेशा होगा, ठीक है, मतलब सबसे। उसके बाद टॉक्सोल क्या होता है, कैंसर रोधी दवा होती है। तो यहाँ पर आप देखो आपने मिलाया A का 2, A का आपने 2 मिलाया, ज्यों तुरंत आपको आंसर आ गया B। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैथ्स दो कॉलम के लिए तो परेशानी नहीं होना है, जो चीज़ दिमाग में आ जाए वही एक ठो खोज लो। जैसे अब देखोगे D का 1 नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है, जिंक फॉस्फाइड क्या है, रोडेंटनाशी, जिंक फॉस्फाइड रोडेंटनाशी है, मतलब C का हो जाएगा 4, है ना, मतलब चूहा मारता है जिंक फॉस्फाइड से। तो ये देखो सीधी बात। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको रट लेना है यार, सीधे सीधे, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें सिंपल से आपको रट लेना है। रट लोगे एक बार तो क्या होगा, इस बार क्वेश्चन हो सकता है 2 ठो यही दे दे, 2 ठो कोई दूसरा दे दे। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ कि यही क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन कुछ चेंज नहीं करेगा। यूपीपीसीएस वाले क्या करेंगे, अधिक से अधिक यही करेंगे कि 2 ठो यहाँ से 2 ठो दूसरे जगह से, बस सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में आ गया कि इसका सही आंसर है B, ठीक है। तो टॉक्सल क्या होता है, कैंसर कोशिकाओं में DNA की पुनरावृत्ति को बाधित करता है, या कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि और गुणन को रोक देता है। चूहे मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी आपको बता ही दिया कि गन कॉटन या नाइट्रोसेलुलोज किसको कहते हैं, सेलुलोज के नाइट्रो एस्टर को, ठीक है। ये हो गया। अगला हम लोग देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मिड। अब देखो ये प्लाज्मिड क्या होता है ना, यहाँ पे लिखा है, हाँ देखो ये प्लाज्मिड क्या होता है, ये बेसिकली एक टूल्स होते हैं, है ना। प्लाज्मिड क्या होता है, एक टूल्स होते हैं जो क्लोन, ट्रांसफर एंड जीन का मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। ये दिमाग में रखना। ये बेसिकली क्या करते हैं आप, ये रिकॉम्बिनेंट जो DNA प्रोसेस होता है, जो जीन आप कह सकते हो कि जीन एडिटिंग या फिर जीन क्लोनिंग जो बहुत आसान कर देता है ना, तो वो होता है प्लाज्मिड, ठीक है। ऐसे समझ लो, मतलब है ना, इससे ज़्यादा यार मुझे भी नहीं पता है, सबसे बड़ी बात है। इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन यानी बार बार चेन बनाते जाता है, यानी अपनी प्रतिकृति, ऐसे समझ लो प्लाज्मिड का ये गुण होता है कि अपनी प्रतिकृति बहुत आसानी से तैयार करते जाता है। और बहुत आसानी से तैयार करेगा तो क्या होगा, उत्तक जितने हैं सेल्स नए क्रिएट कर देगा, और क्लोनिंग, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली हम लोग इसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 87वां। 87 कह रहा है मानव शरीर का तापमान जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, न जाड़ों में घटता है, न ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। इसका सही आंसर होगा C। देखिए मानव शरीर का तापमान कांस्टेंट रहता है, इसीलिए आप देखोगे क्या होता है, जाड़ों में जब टेम्परेचर बाहर का गिर जाता है, मान लो अगर टेम्परेचर गिरता और मानव शरीर का तापमान भी गिर जाता तो ठंडी लगती नहीं। लेकिन चूंकि हमारे शरीर का तापमान फिक्स है भाई 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फिक्स है, इसको हम लोग 98.4 फ़ारेनहाइट बोलते हैं, ये दिमाग में रख लेना। तो ये जो फिक्स है 36.89 डिग्री भी कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है कि सीधे सीधे बताओ भाई मानव शरीर का मानक तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना है, ठीक है। दिमाग में ध्यान रखना है कि हमारा ये फिक्स रहता है शरीर का तापमान। इस वजह से जब बाहर का टेम्परेचर घटता है तो क्या होता है, हीट लॉस होती है बहुत तेज। यहाँ पे हीट ज़्यादा है, देखो मान लो ये 36 था, है ना, 36.4 था, यहाँ पर 20 हो गया, तो आपको पता होगा यहाँ से हीट लॉस हो रही है बहुत। जब हीट लॉस हो रही है तो क्या रहा है, हमको ठंडी लग रही है, क्योंकि हमारे बॉडी की हीट लॉस हो रही है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैकेट पहनते हैं। जैकेट पहनते हैं तो क्या होता है, हीट लॉस रोक देता है जैकेट हुआ। यही कारण है कि मानव शरीर का तापमान ना जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तो मानव शरीर का तापमान तो भाई फिक्स है,
बहुत ज़्यादा चेंज वेंज नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो सिंपल सी इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। अगला है 88वां, जब डॉक्टर किसी कहता है उसको टेट्राप्लाजिया हो गया है, तो उसका अर्थ क्या है? पक्षाघात हो गया है। बोला कि पक्षाघात हो गया है, किस चीज़ का पक्षाघात? बोला टेट्राप्लाजिया। अब देखो टेट्राप्लेजिया का मतलब, टेट्रा मतलब 4, है ना। टेट्रा मतलब क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा सिंगल, डबल, ट्रिपल, टेट्रा, है ना, ऐसे पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो टेट्रा मतलब 4 प्लेजिया मतलब, अब सीधी बात है, तो केवल एक नहीं होगा, केवल दोनों पैरों का नहीं होगा। 4 मतलब 4 मिलना चाहिए, तो दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का, सिंपल सी बात है। तो टेट्राप्लेजिया मतलब वही चीज़ होती है कि पूरी बीमारी हो गई। टेट्राप्लेजिया नामक पक्षाघात से मानो कि दोनों हाथों एवं पैरों में कार्य करने, मतलब पूरा ही लकवा मार गया, फुल बॉडी पैरालाइज हो गया, उसको बोलते हैं लोग टेट्राप्लेजिया। अगला बोला है मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? देखो मुझे पथरी खुद है तो मुझे पता ही है क्या होता है। वैसे कैल्शियम ऑक्सीलेट आपके गुर्दे में जाके इकट्ठा होता है, ठीक है, गुर्दे में जाके इकट्ठा होता है और छोटा छोटा इकट्ठा होते रहता है कैल्शियम ऑक्सीलेट, और वही फिर क्या करता है, ठीक है, वही क्या करता है? पथरी का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है क्लियर, है ना। वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। तो ब्रिक की पेल्विस में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट, ये दिमाग में रखना है कि कैल्शियम ऑक्सीलेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या करते हैं? जम जाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 89 का हो जाएगा सी। अगला कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, देखो पादप हार्मोन है। अब इसको देखो सिंपल सी बात है, इंसुलिन अभी हम लोग ने पढ़ा कि वो लैंगर-हिंस की दीपिकाओं से निकलते हैं। एस्ट्रोजन ये पता है ये क्या है? ये ह्यूमन हार्मोन है। थायरॉक्सिन भी थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं, ह्यूमन हार्मोन है। साइटोकाइनिन बेसिकली पादप हार्मोन है यहाँ पर, ठीक है। तो साइटोकाइनिन क्या लिखा है? क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है। तो देखिए एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना, हो सकता है कि स्टेटमेंट दे दे कि साइटोकाइनिन क्या है? अम्लीय प्रकृति का पादप हार्मोन है, तो ध्यान रखिएगा गलत है। साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है, ये दिमाग में रखिएगा, डी इसका सही आंसर है। अगला वाला पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। जाइलम का काम क्या है? सीधे याद रखो, जाइलम नाम ही है जाइलम, जल, देखो दिख रहा है ना जल, जाइलम को ई हटा दो, तमिल इलम वाला, है ना, तो क्या हो जाएगा? जल वहन के लिए बेसिकली। तो इसका सही आंसर है जाइलम उत्तक पौधों के जड़, तना व पत्तियों में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? जड़, तना एवं पत्तियों, तीनों जगह पाया जाता है। ये जल को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जल वहन इसका सही आंसर है। अगला पूछा निम्नलिखित में से कौन सा तना है? अब देखो ये रटना ही यार, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता कौन सा तना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब किस चीज़ का हम लोग तना खाते हैं, है ना। मेरे हिसाब से यार अदरक का तो जड़ होता है ना, लेकिन ठीक है, मतलब अब यार देखो ये मुझे भी समझ नहीं है, मैं आंसर दिया है, सीधे सीधे रट लो। तना हल्दी, अदरक, केला, फर्न आदि पौधों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये दिमाग में सीधे सीधे रखो कि बेसिकली, है ना, इसको कुछ और ऑप्शन आपके पास है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा शकरकंद। फिर बोला कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग को प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो आपको पता होगा एक कुनैन नाम का पेड़ होता है, उसकी छालों से सिनकोना निकलता है। सिनकोना बेसिकली मलेरिया में यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है कुनैन एक क्षारीय यौगिक है जो सिनकोना की छाल में पाया जाता है, ठीक है। तो सिनकोना नामक जो पौधा होता है उसकी छाल में कुनैन पाया जाता है, मलेरिया फैलाने वाले परजीवियों को ये मार देता है, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना होगा। अगला प्रश्न, लौंग क्या है? तो लौंग भाई क्या है? फूल है, सीधी बात है। आप देखोगे लौंग का जो पौधा होता है उसके फूलों को तोड़ लेते हैं, उसको सुखा देते हैं, तो वही हो जाता है लौंग, जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। तू मेरा लौंग तू मैं इलायची, तो गाना भी है ना, तो मतलब यार मुझे गाने बहुत याद आते हैं जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ या पढ़ने बैठता हूँ, तो है ना, थोड़ा हंसी मजाक चलता रहे ताकि आप लोग को भी ऐसा बोरियत ना हो, इस वजह से। नहीं तो रीडिंग करके तो यार कोई मतलब नहीं है ना से रीड करके, और सबसे बड़े तो इसमें मैं कुछ समझा भी नहीं सकता बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है भी नहीं कि मुझे समझाना हो। जहाँ पे समझाना रहता है, जैसे अभी क्या होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसका, उसमें पॉलिटी सेक्शन होगा, तो पॉलिटी सेक्शन में लोग डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, है ना, पॉलिटी सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। बाकी यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ आप लोगों को समझा के आप लोगों का टाइम बर्बाद कराना है। तो सीधी बात है, लौंग क्या है? सूखे फूल है ना, इसको रटिए, सिंपल सी बात है, इसको रटिए, और कुछ इसका ऑप्शन नहीं है। यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिकाएं कौन लौंग है? तो देखो ये लौंग का पौधा यानी सदाबहार वृक्ष है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग साथ साथ में। जो चंदन का वृक्ष होता है, चंदन का वृक्ष, ये भी क्या होता है? सदाबहार, आप कह सकते हो अर्ध सदाबहार या सदाबहार वृक्ष होता है चंदन का वृक्ष, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखना है आप लोगों को बेसिकली। तो लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा। 95 सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ा के, है ना, सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ा के देखना है क्या होगा, क्या चल पड़े हम तो यारा धुएं में उड़ा के, जाने क्या होगा हमारे।
तो ठीक है, जाने क्या होगा हमारे नहीं सिलेक्शन होगा। तो सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। देखो बेसिकली ये क्या होता है ना, जब आप सिगरेट का धुआं फूकते हो तो यहाँ पे क्या होता है, गोल गोल छल्ला बनाते हो, वो गोल गोल छल्ले में धुआं होता है और वो धुआं बेसिकली दम घोटू धुआं होता है। जैसे मुझे एकदम अगर सिगरेट का धुआं आ जाता है तो मैं बेहोश होने लगता हूँ। तो क्यों बेहोश होने लगता है? क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है और उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं धुएं में, छोटे छोटे पीएम पार्टिकल्स, वो किस चीज़ के होते हैं? निकोटीन के होते हैं। तो ये दिमाग में रखना। अच्छा, बेंजीन भी होता है, तो मेरे हिसाब से यार बेंजीन भी होता है, ठीक है। तो अब मुख्यतः पूछा है तो बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और निकोटीन। हालांकि बेंजीन भी पाया जाता है सिगरेट के धुएं में, मतलब कई ऐसे सिगरेट होते हैं जिसमें बेंजीन भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर से बी है, परफेक्ट आंसर है ना। लेकिन ये भी हो सकता है, मतलब अगर बेंजीन दिया रहे, मोर देन वन पूछा रहे तो टिक कर दीजिएगा, बेंजीन भी होता है, ठीक है। अगला बोला 96, किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित कानून अनिवार्य कर दिया है? तो आपको पता है ब्राजील इसका सही आंसर। ब्राजील ने बोल दिया कि भाई इथेनॉल मिश्रण करना कानूनतः अनिवार्य। आपको पता होगा भारत में भी E20 पहल आरंभ की गई है, जिसमें कहा गया कि 2025 तक हमारा टारगेट है 20%, कितना इथेनॉल मिश्रण करना। हमारा टारगेट है कि 20% इथेनॉल हम मिश्रित कर देंगे 2025 तक। पहले जो बायो फ्यूल पॉलिसी थी, देखो यहीं पे समझ लो, ये चीज़ देखो, मेरे जो चीज़ मेरे एक्सपर्टाइज का है, जो मुझे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, उसको मैं जरूर एक्सप्लेन करूँगा, उसको मैं भग के नहीं जाऊँगा, मुझे टाइम नहीं बचाना है। यहाँ पर ध्यान रखना, बायो फ्यूल पॉलिसी जो है उसका उद्देश्य था 2018 में जो आई थी, कह सकते हैं आप जैव ईंधन नीति, उसका उद्देश्य था 2030 तक 20% इथेनॉल मिक्स करना। अभी क्या है कि आप देखोगे जो E20 जो इनिशिएटिव शुरू किया गया, E20 इनिशिएटिव, इसके तहत शुरू किया गया 2025 तक 20% इथेनॉल मिक्स करना, इसका टारगेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, हो सकता है यही पूछ दे इस बार क्वेश्चन, ज़्यादा चांस है E20 पर पूछेगा कि E20 क्या है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। E20 क्या है? भारत में 2025 तक इथेनॉल मिश्रण 20%। अगला है कांसा मिश्र धातु। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग भूल जाते हो तो मैं एक तरीका आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली आप देखोगे, आप याद रहो कांस्य सभ्यता भारत में कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, यानी तांबा तो है ही। अब देखो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या नहीं पाया जाता था, है ना? तो जस्ता, शीशा, है ना, मिक्सचर बहुत ज़्यादा नहीं होता था, ऐसे समझ लो। चांदी का मिक्सचर बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता था, मतलब ये बहुत कम पाया जाता था। देखो ये पाया तो जाता ही था, ऑब्वियस सी बात है। शीशा भी मिल जाता होगा, आप लोग देखोगे कि नर्तकियाँ ये सब बनी थी, यार नर्तकी बिना शीशा कैसे बन सकती है ना? मतलब शीशा तो चाहिए ना सजने धजने के लिए। तो बेसिकली होता होगा, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ देखो, इन चीज़ों का यूज़ बहुत कम होता था, लेकिन तांबा और टीन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, ऐसे याद करो। और टीन कहाँ से मंगाते थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत में टीन कहाँ से मंगाते थे हड़प्पा कालीन। ये देखो एक क्वेश्चन अपने आप में है, तो मैं इसीलिए पूछ भी दे रहा हूँ। अगर हड़प्पा सभ्यता में टीन का स्रोत क्या था और तांबे का स्रोत क्या था? तो तांबे का मैं बता दे रहा हूँ, राजस्थान की खेतड़ी की खान थी, यहीं से तांबा हड़प्पा वासी इकट्ठा करते थे। आप लोगों को टीन का स्रोत बताना है तो आप लोग का डाउट क्लियर हो, बेसिकली आपको रट जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे याद दिलाया ना, कांस्य युगीन सभ्यता जो कि तांबा और टीन की थी। तांबा कहाँ का है? खेतड़ी की खान। तो आप लोग को बताना है टीन कहाँ से लाते थे भाई, ये है ना, अफगानिस्तान, ओमान, कहाँ से लाते थे टीन? तो ये कमेंट सेक्शन में लोग बताइए। अगला बोला आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? भाई आकाश आपको पता है कि देखोगे आप, धूल कण होते हैं बेसिकली। ऐसे देखो क्या होता है कि ये सन, आपको पता है सन से सफ़ेद लाइट निकलती है, सफ़ेद लाइट निकलती है। अब ये क्या होता है, ये वातावरण में जो धूल के कण होते हैं इससे टकराती है और अलग अलग दिशाओं में लाइट टूटती है, अलग अलग कलर में लाइट की वेवलेंथ टूटती है। तो बेसिकली आप देखोगे जो ब्लू कलर का डिफ्रैक्शन है ना, जो आप देखोगे प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है ब्लू कलर का, वो ज़्यादा हो रहा है छोटे छोटे अणुओं के कारण और हमारी आंखों पे आ रहा है। इस वजह से आप दिन में देखोगे हमारी आंखें क्या होती हैं, मतलब आंखें नहीं, आकाश का नीला रंग इस कारण से दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सिंपल जाता है, मतलब डिफ्रैक्शन, बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे प्रकाश के अणुओं का टूट के अलग अलग दिशा में टूटना, इसको बोलते हैं लोग जो है प्रकाश का प्रकीर्णन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है भैया? 0, सीधी बात है ना। पानी पीने से काय की कैलोरी, है ना, कुछ रहता ही नहीं है पानी में, तो 0 कैलोरी है पानी पीने से, कुछ नहीं। कौन सा अर्धचालक है? ये देखिए मैंने पीटी मैथड में भी पढ़ाया, बहुत डिटेल में अर्धचालक के बारे में समझाया। अर्धचालक बेसिकली क्या होता है? नहीं पूर्ण चालक, नहीं पूर्ण कुचालक। देखो पूर्ण कुचालक मतलब इससे विद्युत करंट पास ही नहीं हो सकता। पूर्ण चालक मतलब जितना करंट आया खटखट खटखट पास हुआ, बिना हीट किए, बिना कोई लॉस किए, पूरा का पूरा करंट पास हो गया। लेकिन अर्धचालक होता है एक
एक थ्रेशोल्ड लेवल का करंट दोगे तो करंट पास नहीं होगा, एक थ्रेशोल्ड लेवल का करंट दोगे तो वह कुचालक की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इससे ऊपर बढ़ा दोगे, इस थ्रेशोल्ड से ऊपर बढ़ा दोगे तो ये किस तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा चालक की तरह, उसको बोलते हैं अर्धचालक। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या होते हैं, आप देखोगे सिलिकॉन की चिप बहुत ज़्यादा यूज़ में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है ना, तो बेसिकली ये सब क्या है, बेसिकली अर्धचालक है। तो यहाँ पर आप देखोगे है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना बहुत अधिक होते हैं ना फ्री होते हैं, ठीक है। साधारण ताप तथा सामान्य ताप पर विद्युत चालन संभव नहीं होता है, लेकिन उच्च ताप पर विद्युत चालन मुमकिन हो जाता है, ठीक है। ये बात इसका गुण होता है, जो अर्धचालक होता है इसका गुण होता है, ठीक है। 100वां हो गया। अब हम लोग देते हैं 101वां। मानव शरीर का समान तापक्रम 9804 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम मैं अभी बताया था 3689। अब देखो यार, ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, कुछ 32/18 करके एक फार्मूला है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि फ़ारेनहाइट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको याद है तो वहीं कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैं तो कहूँगा रट लो यार, कौन टाइम है किसके पास बर्बाद करने का, कि है ना। तो 3689 सीधे सीधे रट लीजिए, मानव शरीर का तापमान इतना है। और अभी हम लोग देखा था बेसिकली, अब देखो ये अगर आपको पता है कि मानव शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो आप अब वो वाला क्वेश्चन सही कर ही लोगे कि जाड़े में क्या होता है भाई, जाड़े में घटता बढ़ता नहीं है हमेशा, तभी तो लिखा है कि मानव शरीर का तापमान इतना, नहीं तो ऐसे नहीं कहता मानव शरीर का तापमान गर्मी में इतना, ठंडी में इतना, और जो है 12 महीनों में 12 तरीके से तापमान चेंज कराऊंगा रे वाला, है ना, गाना बजता, लेकिन गाना तो कुछ दूसरा है, इसी कारण से तापमान फिक्स है, इसे दिमाग में रखिए। अगला बॉक्साइड किसका है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का। अगर होता होगा Al2O3 और 50 चीज़ मिलके बॉक्साइड बनाती हैं, अलग अलग मतलब जो भी अशुद्धियाँ होती हैं मिलके बॉक्साइड बनाते हैं, तो बेसिकली एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, ठीक है। भारत में आपको बताना है कि कहाँ कौन सा राज्य सर्वाधिक बॉक्साइड का प्रोडक्शन करता है, सर्वाधिक बॉक्साइड का प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है, ये इस बार 2021 के यूपीपीसीएस का प्रश्न है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ देखो एल्युमिनियम का प्रमुख है इसके बॉक्साइड, यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड तथा अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगला है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो अभी मैंने बताया हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, बेसिकली HB बोलते हैं हम लोग। ये क्या कहता है, ऑक्सीजन, मानव शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, और लाल कलर हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हम लोग ने देखा था तिलचट्टे में हीमोग्लोबिन नहीं होता था, इस वजह से उसका लाल कलर नहीं होता था खून। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। अब जब आप देखोगे सिगरेट पीते हो तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है और हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है, तो वो मीथेलो कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ अजीब अजीब सा बनाता है, जो कि जहरीला हो जाता है, जो कि मनुष्य के लिए जहरीला हो जाता है और मनुष्य मर जाता है कई बार। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण यही होता है कि वो बेसिकली ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में चिपक के रक्त में मिल जाते हैं, ठीक है। अगला किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, तो सीधे नाम याद रखना है इसका, CB देसाई है ना आंसर, 104 का B, ठीक है। तो CB देसाई सर ने क्या कहता है, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। कई तरह के गोबर गैस प्लांट होते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कितने तरह के होते हैं, भारत में क्या क्या अलाउड है, भारत में किस किस पर सब्सिडी मिल रही है, थोड़ा सा योजनाएं बताइए एक दो कि गोबर गैस के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना गोवर्धन योजनाएं किसके लिए है, गोवर्धन योजना और कौन सा मंत्रालय है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है 105वां। अब देखो 105वें मुझे यही पता था, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो मैंने C का 1 लगाया, C का जो 1 लगाया इसका आंसर आ गया C। अब यानी देखो यहाँ पे A का 4, ये ना A का 4, यानी विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यही देख लेते हैं। विटामिन C की कमी से क्या रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, यानी C का 4। B का 3, फोलिक एसिड की कमी से, यानी फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता। अच्छा, फोलिक एसिड हम लोग पढ़ते भी हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में क्या किया जाता है, फोलिक एसिड, जिंक इत्यादि की टैबलेट दी जाती है, तो बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली एनीमिया कम करता है फोलिक एसिड, है ना, आयरन ये सब होता है, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां, तो रक्ताल्पता, ठीक है, एनीमिया को कम करने के लिए फोलिक एसिड की टैबलेट्स आप देखोगे, है ना, जो महिलाओं में खास तौर पर ये कमी है तो ये बंटवाया जाता है। फिर आप देखो विटामिन ए रतौंधी हो गया, विटामिन B1, ठीक है, तो B1 क्या हो गया, D का 2, यानी बेरी बेरी रोग, यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो रहा है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो दिमाग में होगा। फोलिक एसिड को विटामिन B9 कहते हैं, ठीक है। शरीर में फोलेट की कमी होने पर एनीमिया, थकान, कमजोरी, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सब होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो फेरोमोन्स क्या होते हैं, बेसिकली हार्मोन्स होते हैं एक प्रकार के। बेसिकली आप देखोगे हार्मोन्स सामान्यतः शरीर के अंदर होते हैं, हार्मोन्स शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन फेरोमोन्स क्या होते हैं, बाहर होते हैं, बाहर। अब ये क्या होता है, जब विपरीत लिंगियों को देखता है तो अपने आप से फेरोमोन्स मतलब
जीव जंतुओं में अपने आप से फेरोमोन्स बाहर निकलने लगते हैं। वो विपरीत लिंगियों को अलग अलग तरह का सजेशन देते हैं, आपके बारे में बेसिकली बताते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने वो काली विधवा देखी है क्या, जो नई मूवी आई है, तो देखेगा तो आप लोग लास्ट में आप लोग देखोगे उसने क्या किया था, फेरोमोन्स लॉक क्रिएट किया था अपने ऊपर। जो विलेन रहता है फेरोमोन्स लॉक क्रिएट रहता है, तो कोई भी लड़की उसको मार नहीं पाती है, उसको थप्पड़ नहीं मार सकती, थप्पड़ से उसको डर लगता है साहब, क्योंकि वो क्या होता है बेसिकली फेरोमोन्स रिलीज करता है व्यक्ति भी और लड़कियां भी। तो वो क्या होता है विपरीत लिंगी है ना, तो दोनों एक दूसरे को फेरोमोन्स रिलीज करेंगी, तो इसी से वो कंट्रोल करता है कुछ, तो मारपीट नहीं कर सकते एक दूसरे से, है ना। तो ये होता है भाई कि फेरोमोन्स, है ना, तो किसके द्वारा होता है, तो कीटों के द्वारा भी होता है, और मानव भी उत्पन्न करता है, कीट भी उत्पन्न करते हैं। तो 106वें का हो जाएगा डी। विशेष प्रकार का पदार्थ है जिसके गंध के आधार पर कीट चींटियां अपना मार्ग पहचानती हैं। अलग अलग चीज, मतलब प्रजनन करना है, क्या करना है, ये सब बेसिकली फेरोमोन्स से होता है, ठीक है ना। इसके बारे में आप डिटेल और गूगल सर्च करके ही देख पाएंगे। यार मुझे बहुत बायोटेक्नोलॉजी का आइडिया है नहीं, है ना। अगला बोला कोलीकैर्सोफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम किसका है। तो अब ये देखो एक चीज मैंने अभी बताया था स्टार्ट में, यहाँ पे बता दे रहा हूँ फिर से। ऐसे मैंने करा था, रथ एक टॉफी, ये गूगल सर्च करोगे ना सबसे पहले यही दिखेगा कि विटामिन को रटने का तरीका, ऐसे सर्च करो तो ABCDE के एग्जाम में तुरंत टेबल बना लेना। अब देखो, है ना, ये सीधे सीधे देख लेना। तो रथ मतलब रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल। तो ए का फुल फॉर्म क्या होगा, रेटिनॉल। अब यहाँ पे क्या है, क्या गया क्वेश्चन भाई, विटामिन ए है ही नहीं, चलो। बी का मतलब हो गया, मतलब थायमीन, विटामिन बी काट दिया क्योंकि कैल्शियम पूछ रहा है। सी का मतलब, विटामिन सी का मतलब ए है, ए मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, तो सी भी नहीं है। अब बचा क्या, डी। हमने आप डी टिक कर दो, ठीक है, क्योंकि कैल्सीफेरॉल क्या है, आप देखो यहाँ पे क, रथ ए क, ठीक है। तो डी मतलब विटामिन डी का मतलब है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का मतलब है टॉफी मतलब टोकोफेरॉल। विटामिन के का मतलब है फी, मतलब फिनेक्विनिन। तो ऐसे आप कर सकते हो, रथ एक टॉफी से फुल फॉर्म याद कर सकते हो जो मैंने बोला। बाकी आप यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा डी 107वें का, ठीक है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का यहाँ पर दिया, लेकिन दिमाग में रखिएगा। देखिए जो हमारी पुरानी आंसर की थी उसमें डी दिया था आंसर विटामिन सी, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा सी, विटामिन डी, ठीक है। ये फिर अगला क्वेश्चन, सॉरी 107वां क्वेश्चन रिपीट हो गया। 108वां देखते हैं, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं क्या भाई, सल्फोनिक एसिड। प्याज में सल्फोनिक एसिड होता है, ठीक है। वो क्या कहता है, आंखों में आंख के आंसू लाता है। तो ये बस बिल्कुल रटना है। सॉरी सल्फेनिक, सल्फोनिक नहीं, सल्फेनिक, मैं दो नाम सॉरी बिल्कुल कंफ्यूज था, ठीक है। प्याज काटने पर सीमेंज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। यह एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। देखो ये यहाँ पर लिखा भी एक्सप्लेनेशन में, देख लेना चाहिए था, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो प्याज काटने पर सिम्बेज नामक एंजाइम निकलता है। यह एंजाइम क्या करता है, सल्फॉक्साइड, जो प्याज में सल्फॉक्साइड होते हैं उसको सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। दिमाग में रखिएगा। अगला कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखो देखे फिर से आया ना उसी तरह का क्वेश्चन जो हम लोग शुरू में देखा था कि क्या प्रोटीन है, क्या वो है, ये है। तो देखोगे बी 109 का सही आंसर है बी, है ना। रेयॉन रूपांतरित स्टार्च नहीं है। रेयॉन क्या है, देखो ये पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु है, जो सेल्यूलोज है ना कि स्टार्च है, दिमाग में रखना है ना, ये दिमाग में रखना। और एकदम मतलब रटना है। अब क्या है, रेयॉन न तो कृत्रिम तंतु है, नहीं एक प्राकृतिक तंतु, या अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा इस उद्योग में इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा कि रेयॉन रूपांतरित स्टार्च नहीं बल्कि क्या है, सेल्यूलोज है, ये लिखा है ना, सेल्यूलोज है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो ऊन क्या एक प्रोटीन है, सीधी बात है। बाल, ऊन क्या होते हैं, बेसिकली बाल ही होते हैं, तो प्रोटीन है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। फ्लोरीन एक कार्बन का अपर रूप है, वो फ्लोरीन, बंकमिंस्टर फ्लोरीन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगला वाला, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, ठीक है। ये सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन। अभी मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं और ट्रांजिस्टर उद्योग मुख्यतः सेमीकंडक्टर उद्योग से होता है। तो लिखा है सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है या पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव साबुन, शीशे, कंप्यूटर चिप्स में उत्पन्न किया जाता है। सिलिकॉन वैली आपने सुना होगा, जोन्स जैकब ब्रिजेलियस ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मैं जो कॉलम में यही दे दे, सिलिकॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब दे दे और बोले कि बताओ कौन खोजा था, ठीक है। तो कौन खोजा था, तो ईटा पर नाच आप लोगों ने याद ही किया होगा, ईटा पर नाच, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन थॉमसन, है ना, प्रोटॉन रदरफोर्ड, ऐसे याद किया ही होगा। तो बेसिकली वही सब है ना। यहाँ पर एक और याद करना कि सिलिकॉन कौन किया था, जोन्स जैकब ब्रिजेलियस
नहीं किया था, ये दिमाग में रखना है। तो सिलिकॉन की खोज किसने किया था? जोन्स जेकब ब्रजेलियस, ये दिमाग में रखना है। और ट्रांजिस्टर इसी से बनता है। बेसिकली ट्रांजिस्टर सेमी कंडक्टर उद्योग का है। अब देखिए 111 से लेके 150 तक नेक्स्ट टर्म में हम लोग डिस्कशन करेंगे। 40 क्वेश्चन है ना, तो 1-2 दिन में वो भी डिस्कशन हो जाएगा। तो आप लोग का फुल टेस्ट 4 तक कंप्लीट हो जाएगा डिस्कशन। बाकी भी सारे लगभग डिस्कशन चल ही रहे हैं। कहीं सत्यप्रकाश सर, रमन सर, ये लोग सब लोग मिलजुल के इसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि 20-25 सितंबर तक सारे फुल टेस्ट के डिस्कशन आप लोग को ठीक ठाक फॉर्मेट में मिल जाए, आप लोग का रिवीजन आसान हो सके। बेसिकली कान में लगा के सुनोगे तो जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत।